मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर भी काउंटिंग जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ज्ञानेश्वर पाटिल और राजनारायण पुरनी के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला हो रहा है। ओबीसी चेहरा उतारने का बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से ये खंडवा की सीट जो थी ये खाली हुई थी। इसके बाद लोकसभा उपचुनाव हुए और आज है नतीजे का दिन। तो देखिए, बड़ी खबर अपने आप में ये इसलिए है क्योंकि तमाम राज्यों में जो मौजूदा नेतृत्व है उसका दबदबा किस तरह बरकरार है। एक तो उपचुनावों के नतीजों से ये पता चलेगा, इसके अलावा तमाम जो विधानसभा सीटें हैं उन पर भी उपचुनाव हुआ है। तो आज की तारीख में इन तमाम स्टेट्स में, इन तमाम राज्यों में जो सत्तारूढ़ दल हैं उनका दबदबा कितना बरकरार है और विपक्षी दल का दबदबा कितना बढ़ा है या पहले से कम हुआ है, ये आज पता चल जाएगा। तो ऐसे में इन उपचुनावों के जो नतीजे हैं वो देखने वाले रहेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जितेश, मैं आपका ही रुख करूंगा। अशोक गहलोत की साख जो है वो भी दांव पर है। उपचुनाव के जो नतीजे आते हैं वो ये बताने के लिए काफी होंगे कि सत्तारूढ़ दल ने अपना दबदबा बरकरार रखा है या फिर जो मुख्य विपक्षी दल है यानी बीजेपी, उसका दबदबा बढ़ा है। राजस्थान में क्या आसार है? बिल्कुल समीर, राजस्थान में उपचुनाव की 2 सीटें हैं। बात करें एक तो दरियावाद, हाँ, और दूसरी जो सीट है वल्लभनगर। आपको बता दूं, वल्लभनगर के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2018 के चुनाव में जीत हासिल की थी। वो कांग्रेस से विधायक वहां पे थे। कोरोना के चलते उनका निधन हुआ। अभी कांग्रेस पार्टी ने वहां पर उनकी पत्नी, धर्मपत्नी प्रीति शेखावत को टिकट दी है। बात करें वल्लभनगर विधानसभा की तो वहां पर 4 कोणीय मुकाबला है। बीजेपी की मुश्किलें जो है वो यहाँ पर निर्दलियों ने बढ़ा दी है। निर्दलीय जो हैं डांगी, जिनको आरएलपी ने उतारा है, उदयलाल डांगी, और साथ ही जो वहाँ पर बिंडर एक राजा हैं, राज परिवार से 2 बार विधायक रहे, उन्होंने मुश्किलें बढ़ा दी है। और वहाँ बात करें वल्लभनगर विधानसभा सीट की तो जो वल्लभनगर विधानसभा सीट है वहाँ पर जो अभी हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ओवरऑल लोगों का कहना है कि कांग्रेस वहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन मार्जिन बड़ा कम रहेगा पिछले साल के मुकाबले में, 2018 का जो चुनाव था उसके मुकाबले में। बात करें अब दरियावाद जो सीट है, जो कि एसटी की सीट है, वहाँ पर अभी काउंटिंग शुरू हो चुकी है और 18 राउंड वहाँ पे होंगे और वल्लभनगर में 24 राउंड है। और आपको बता दूं, जो दरियावाद सीट है वो एसटी की सीट है। वहाँ पर जो पूर्व विधायक थे गौतम मीणा, जो बीजेपी के थे, उनके निधन के बाद यहाँ पर गौतम मीणा के पुत्र को टिकट नहीं नजर बना रखिएगा। आप जरा मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। मकरंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, मध्य प्रदेश का हाल जरा बताइए, क्या कहता है वहां का सियासी गणित और किन सीटों को लेकर के आज यहाँ नतीजे आने? देखिए, सियासी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है ये, क्योंकि 3 विधानसभाएं हैं और एक लोकसभा है जिसमें उपचुनाव हो रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है रैगांव, एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है जोबट और एक सामान्य सीट है पृथ्वीपुर। तो कहीं ना कहीं जो वर्ग का एक तरह से रुख होता है अलग अलग वर्गों का, वो इसमें सामने आएगा। एक लोकसभा की सीट है जो नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद रिक्त हुई थी, खंडवा, और वहां पर बीजेपी ने ओबीसी को टिकट दिया है और सामने जो है वो जो प्रत्याशी है वो ठाकुर है। वहां पर हमेशा ठाकुर बाहुल्य वो सीट रही है। तो जाहिर है कि हर बार जो प्रत्याशी हैं, जैसे नंद कुमार सिंह चौहान पिछले लगातार वहां से सांसद थे और उससे पहले भी जो सांसद रहे हैं वो ठाकुर ही रहे। तो एक ये फैक्टर भी देखना होगा कि क्या बीजेपी का ये एक्सपेरिमेंट जो ओबीसी को टिकट देने का था, क्या वो सफल होता है। तो वहां पर भी 5 आदिवासी विधानसभाएं हैं जो उस लोकसभा में आती हैं। तो आदिवासी जो फैक्टर है वो इस चुनाव में काफी हद तक स्पष्ट होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो आदिवासी लगातार बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है और वहां पर
जयस करके एक संगठन है, वो लगातार एक्टिव हो रहा है और वहां पर अपने पांव पसार रहा है। तो ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का 23 का हो या लोकसभा 24 का हो, आदिवासियों का एक रुख थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद रात भर रुककर वहां पर प्रचार उन्होंने किया है। तो जाहिर है कि बहुत आसान सीट नहीं थी, हर सीट पर कांटे की टक्कर है। लेकिन ये देखना होगा कि क्या रात भर रुकने का जो एक्सपेरिमेंट शिवराज सिंह चौहान ने किया, पूरे आखिरी के 15 दिनों में केवल 2 या 3 दिन वो भोपाल रुके, बाकी हर दिन किसी विधानसभा में उन्होंने रात बिताई है और छोटे छोटे पॉकेट्स में मीटिंग की है। बिल्कुल। अखिलेश तिवारी हमारे एक और सहयोगी मुंबई से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मुंबई लगातार गलत वजहों से सुर्खियों में रहा पिछले कई दिनों से। अखिलेश, आप लगातार उसकी रिपोर्टिंग भी करते रहे, लेकिन चुनाव में किस पार्टी का कैसा रहा दबदबा, किसने कितना दमखम ठोका, क्या आसार नजर आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है अलग अलग दलों की? जी बिल्कुल, यहाँ पर समीर बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक सीट पर उपचुनाव हुआ, उसमें आज नतीजे आने हैं और इस यहाँ पर जो विधायक थे वो अंतापुरकर, उनकी जो डेथ हुई है उसके बाद उनके बेटे जितेश अंतापुरकर उस सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं 2019 में जब चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और भाजपा चारों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, जिसमें कांग्रेस की जीत हुई थी। तब जब शिवसेना की तरफ से जो उम्मीदवार थे साबले 22,000 मतों से हार गए थे। लेकिन इस बार जब यहाँ पर सरकार कांग्रेस और शिवसेना दोनों मिलकर बनाई है, एनसीपी उसके साथ में है, तो अब शिवसेना ने अपने उम्मीदवार को कैसे वो टिकट दे, तो अब साबले नाराज होकर वो भाजपा में चले गए हैं। तो वो भाजपा की तरफ से खड़े हैं और कांग्रेस को उम्मीदवार जो कैंडिडेट की डेथ हुई थी उनके लड़के लड़ रहे हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो अंबेडकर के पोते हैं प्रकाश अंबेडकर, उनकी एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसके जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर उत्तम इंगले, वो पूरा खेल बिगाड़ रहे हैं कि इसमें कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशियों का जो खेल है वो ये पार्टी बिगाड़ रही है बहुजन आघाड़ी। तो अब देखना होगा कि ये कौन जीत हासिल करता है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के उम्मीदवार आने से ये पूरा खेल बिगड़ रहा है। जी, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।